नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज वैसे तो दिन है कुछ स्टैटिस्टिक्स का, लेकिन कोई ऐसा हादसा हो गया कि उसकी वजह से मुझे लगा कि उस पर बातचीत पहले कर ली जाए। बात है इमरान खान के ऊपर जो कल गोली चली है। इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। अभी अप्रैल में वो प्रधानमंत्री पद उनको छोड़ना पड़ा और वो अब फिर वापस अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा कह लीजिए, अपनी खोई वो लोगों के बीच जा रहे थे। वो एक यात्रा कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे और इसी बीच कल वहाँ पे उनके ऊपर गोली चलाई गई। वो मतलब जो ऊपर वाले की कृपा से उनको गोली पैर में लगी और वो अभी बच गए हैं। ये जो भी लोकतंत्र में रहता है, और ख़ास करके आज हम बात करेंगे थोड़ा भारतीय उपमहाद्वीप की, कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसके अगल बगल ये चीज़ें बहुत कॉमन रही हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम महात्मा गांधी के देश के हैं, हम उस देश के हैं जो बुद्ध था, जहाँ पे बुद्ध थे, जहाँ पे महात्मा गांधी थे, जैन, हम लोगों ने शांति का संदेश दिया है। लेकिन ग्राउंड पे बातें कुछ और हैं। और इसको मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति को याद रखिएगा कि राहुल गांधी भी इस समय भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और जो थ्रेट परसेप्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसके पहले हम लोग बात कर लें कि जो हम लोगों के यहाँ राजनीतिक हत्याएं या उस तरह के मतलब फांसी ये सब हुए हैं, उन लोगों के जो सत्ता के शीर्ष पे पहुंचे हुए थे। शुरू जब भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, हिंदुस्तान की बात सबसे लास्ट में करेंगे, सबसे पहले पाकिस्तान से शुरू करते हैं। पाकिस्तान के जो पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए लियाकत अली खान, उनकी भी हत्या हुई थी। उनकी हत्या पाकिस्तान 47 में बना, भारत के साथ देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना और 16 अक्टूबर 1951 में उनको मार दिया गया था। उसके बाद पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वहाँ के मतलब राइजिंग स्टार जिसको कहेंगे, और उन्होंने पाकिस्तान के दिलों पे राज किया एक समय। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बहुत सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फिर वो प्रेसिडेंट भी, मतलब इन सब पदों पे रह के उन्होंने, लेकिन अल्टीमेटली जिसको कहा जाता है कि वो पॉलिटिकल फांसी थी, वो पॉलिटिकल डिसीजन था, उनको फांसी पे लटका दिया गया 4 अप्रैल 1979 में। और उस समय ज़ियाउल हक की सरकार थी। फिर ज़ियाउल हक जो जनरल साहब थे, ज़ियाउल हक की एक प्लेन क्रैश में, अब कुछ लोग उस प्लेन क्रैश को रहस्यमय मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि वो इंजीनियर था, उनकी भी मृत्यु होती है। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लड़की जो सेकंड जनरेशन प्राइम मिनिस्टर रही थी, बेनज़ीर भुट्टो, काफ़ी दिन निर्वासित रहीं, मतलब उनके थ्रेट परसेप्शन बहुत ज़्यादा था। देखिए, लोकतंत्र में बिना जनता के बीच गए, वो लोकतंत्र जितना भी फ्रैक्चर्ड हो, जितना भी वो हो, लेकिन आपको जनता के बीच तो जाना ही पड़ेगा। जनता के बीच गई और उनकी हत्या भी 27 दिसंबर 2007 में, जब वो रैली कर रही थी, उस समय फिर से हो गई थी। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि सब लोगों के बीच में थे। हमारे मतलब ये तो हमारा पश्चिमी हो गया, हमारे दक्षिण में श्रीलंका के जो SWRD भंडारनायके एज प्राइम मिनिस्टर, उनकी हत्या 1959 में हुई। और मैं इन सारे देशों की बात कर रहा हूँ जो मतलब भारत के बिल्कुल अगल बगल इमीडिएट पड़ोसी हैं। फिर उनके जो प्रेसिडेंट थे रण सिंह प्रेमदासा, उनकी हत्या 1993 में हुई, ऑफिस में थे। मतलब अब बांग्लादेश पे आ जाइए। बांग्लादेश का मतलब शेख मुजीब, फादर ऑफ द नेशन बांग्लादेश के लिए, जिन्होंने बांग्लादेश के निर्माण में जो सबसे अहम भूमिका थी, उनकी हत्या भी हुई। और ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप जब लोकतंत्र में हैं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो वोट से नहीं, जिनको लगता है कि अगर आप मेरे मत के नहीं हैं, अगर आप मेरे मत के अगेंस्ट, मेरे व्यूज़ के अगेंस्ट हैं, तो मैं आपकी, जिसको कहते हैं ना, बोलती बंद कर दूंगा आपको मार डाल के। नेपाल को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नेपाल में भी जो राजशाही थी वो बेनेवोलेंट थी। उस राजशाही ने अपने लोकतंत्र को उसके अंडर था, और उसमें भी जिस ढंग से, हालांकि वो उनका इंटरनल झगड़ा था, लेकिन 2001 में अगर आपको याद हो, वो बहुत ही भयानक, दर्दनाक, जब किंग वीरेंद्र, उनकी पत्नी और उनके घर के कितने लोगों को, उन्हीं के घर के लोगों के एक सेकंड जनरेशन के राजकुमार साहब ने मार दिया था। अब आ जाते हैं भारत पे। भारत में 3 जो सबसे बड़ी आज़ादी में, जब से भारत हुआ, कि जो सबसे बड़ी हत्याएं हैं, वो महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। तीनों लोग पॉलिटिकल कारणों से मारे गए। तीनों को पहले से थ्रेट परसेप्शन था, ये खतरा था कि तीनों के ऊपर हत्या का अटेम्प्ट हो सकता है। तीनों को एक जो ग्रुप ने मारा, वो उनकी विचारधारा के अगेंस्ट थे। तीनों को मारने वाले, इन तीनों, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव, को कट्टरपंथी थे। ऐसे, अच्छा, कट्टरपंथी थे या ऐसे ग्रुप का उनको समर्थन था या उसको मानते थे जो
जिसको लगता था कि ये जो भी ये व्यक्ति है ये हमारे मन का काम नहीं कर रहा है। इन तीनों में सिक्योरिटी इश्यूज थे। देखिए जब तीनों हत्याएं हुई तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स है। गांधी के ऊपर पहले अटेम्प्ट हो चुका था उनकी हत्या का, और मान लीजिए गुलाम भारत में होता तो बात थी, आजाद भारत में हुआ था और उसके बाद भी हत्या हो गई। इंदिरा गांधी के केस में उनका थ्रेट परसेप्शन था, उनके जो सिख अंगरक्षक थे उनको जो उस समय के सिक्योरिटी जो भी हैंडल करते उन्होंने चेंज किया था, उनको लगता था कि ये ठीक नहीं रहेगा। लेकिन इंदिरा गांधी अपने पॉलिटिकल जो उनका जो भी जिस ढंग से वो चीज़ें देखती थी उनके इंसिस्टेंस से उनको वापस लाया गया और फिर वही उनके अंत का कारण बना। और राजीव गांधी के केस में भी ये बता दें कि राजीव गांधी के केस में भी जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आए तो उनकी सिक्योरिटी को डाउनग्रेड किया गया था। जो भी मतलब जो सिक्योरिटी का मान लिया एसपीजी ये वो उनको उसको डाउनग्रेड किया गया था। एक जो सबसे बड़ी बात इन तीनों में कॉमन है कि तीनों जगह बात आइडियोलॉजी की थी, आइडियोलॉजी की लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट की थी। महात्मा गांधी को जिन्होंने मारा वो कट्टर हिंदू विचारधारा के गोडसे को लगता था कि नहीं ये ठीक नहीं है, और एक समय उनका जैसा कहा जाता है कि आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद या इस तरह की संस्थाओं से कि बैकिंग तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो प्रूफ तो नहीं हो पाया कभी भी, लेकिन कट्टर हिंदूवादी थे वो। इंदिरा गांधी के केस में भी जो सिख मारे गए उस कट्टर सिख वाला था, और राजीव गांधी के केस में भी वो जो लिट्टे वाले थे तमिल कट्टरवादियों के वजह से मारे गए। मैं ये बातें जो जब आपसे कर रहा हूं तो मैं किसी कारण से कर रहा हूं, क्योंकि एक चीज हमको और आपको समझना होगा। आज राहुल गांधी सड़क पे उतर के भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और यहां पे भी वो आइडियोलॉजी की लड़ाई है, जैसे वहां पे भी आइडियोलॉजी की थी। जैसे महात्मा गांधी और उनके बीच क्या था भाई, महात्मा गांधी को लगता था कि देश अहिंसा के रास्ते पे चले, पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही देश के दो भाग हो गए हैं तो आपस में भाईचारे से रहे। उसी तरह की विचारधारा गोडसे को पसंद नहीं थी। गोडसे को लगता था नहीं ये हिंदू हिंदू मुसलमान इस तरह की बातें करते थे। उसी तरह की बात आज विचारधारा की, ये जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई है, क्योंकि एक जगह बार बार नफरत, एक जगह बार बार ये थ्रेट परसेप्शन की खतरा है हिंदुओं को इस ग्रुप से, राहुल गांधी उसी खाई को पाटने की कोशिश में है। दूसरा ये बात क्लियर है, सबको क्लियर है, आज कहे कोई भी कुछ, उनको जान को खतरा है, राहुल गांधी की जान पे खतरा है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैं नहीं आपको कोई चीज बता रहा हूं, सबको पता है। ये भी पता है सबको कि उनकी सुरक्षा डाउनग्रेड की गई है, उसका नए नए नाम देके। अब उनको एसपीजी सुरक्षा नहीं है, जो प्रेजेंट गृह मंत्रालय है उसको इसी में आनंद आता है कि किसी की डाउनग्रेड कर दो, आपके हाथ में है तो वहां वेस्ट बंगाल में सबको एक उच्च सुरक्षा दे दो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उनकी सुरक्षा डाउनग्रेड हुई है। जो उनके पास सुरक्षा 2014 से पहले थी उससे कमतर सुरक्षा उनके पास 2014 के बाद है। मतलब मैं उससे कह रहा हूं जो देश की टॉप मोस्ट सुरक्षा है वो उनके पास नहीं है। उनका एक चीज और, इन सब लोगों में एक चीज जान लीजिए, चाहे वो महात्मा गांधी हो चाहे वो राजीव गांधी हो, ये दोनों लोगों की जब हत्या हुई तो ये दोनों लोग आम जन के बीच जा रहे थे। दे वर मूविंग टुवर्ड्स, वो अपनी प्रार्थना सभा के बाद लोग में जा रहे थे, लोगों के बीच रहने के। राजीव गांधी रैली करने जा रहे थे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, आज खतरा यह है कि आज राहुल गांधी लोगों के बीच जा रहे हैं, वो उनका सिक्योरिटी कवर बार बार टूटता है। और एक बात और है कि इन सारे लोगों में जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 3 हत्याएं हुई हैं उसमें गांधी वो नाम कॉमन है, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो मुझे कभी कभी इससे भी डर लगता है, क्योंकि एक चीज हमको और आपको, वी मे नॉट अग्री ये बिल्कुल ठीक बात है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं या जैसे कर रहे हैं वो हम और आप उनसे 0% अग्री ना करें। हम लोगों को लगे कि नहीं इस तरह से देश नहीं चलना चाहिए, लेकिन ये याद रखना होगा हमको और आपको कि वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। कोई उनको अपना कोई स्टील प्लांट, कोई अपना होटल, कोई अपना एयरपोर्ट, कोई अपना पोर्ट, कोई अपना बिजनेस को परस्यू नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो देखिए ये चीज बिल्कुल ठीक है कि अगर वो चाहते, जैसे बहुत से लोग चाहे इस देश में, बहुत से लोगों को हुआ, तो 2004 से लेकर 2014 के बीच में वो किसी समय भी अगर चाहते, और जैसे बहुत से लोगों ने जिद की इस परिवारवाद के उसमें, तो उनको भी कहीं ना कहीं मौका मिल सकता था कोई बड़ी जगह पे बैठने का। लेकिन वो बाई चॉइस उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने, ये हमको आपको पता है कि आज जहाँ पे वो हैं तो वो ना कोई एक नए कपड़ों के लिए कर रहे हैं, ना कोई उनको जहाज पे घूमने का ये शौक है, ना कोई एक लाइफस्टाइल उनको चाहिए कि ऐसी लाइफस्टाइल हो कि यहाँ घूमो, महंगी गाड़ी, महंगा जूता, महंगा मोजा, महंगा स्वेटर, उनको नहीं है।
ये क्योंकि मैं ये सारी चीजें होने के बाद भी कि उनसे बिल्कुल उनकी राय से भिन्न राय रखते हुए भी दिस मच वी मस्ट एक्नॉलेज फॉर दैट मैन कि वो जो घूम रहा है उनके हिसाब से देश में जो अभी चल रहा है वो ठीक नहीं है, और उनके हिसाब से देश की तरक्की इस रास्ते से नहीं हो सकती। वो उस व्यवस्था को चेंज करने के लिए घूमने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रयासों को कमतर करके आंकना मेरे ख्याल में उचित नहीं होगा। जिसको कहते हैं ना, ये आजाद भारत में मैं पहली बार देख रहा हूं कि इस तरह से लोगों के बीच जाके लोगों से जुड़ने का अनप्रेसिडेंट है। इस तरह से नहीं हुआ था, इतना नहीं हुआ था कि जिस तरह से वो लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। और ये मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आज जब सब लोग, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करता है, कोई ट्रोलिंग की बात करता है, कोई किसी को लगता है कि मैं इस तरह से आगे बढ़ जाऊंगा, कोई जोड़ तोड़ की बात करता है, उसमें एक व्यक्ति ईमानदारी से लोगों के बीच जाके अपनी बात कह के कि देश के सामने ये खतरे हैं, आपके पास ये रास्ते हैं, आपको ऐसे चलना है, ये एक ऑल्टरनेटिव देने की बात, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है। व्यवस्था परिवर्तन की बात बहुत कम लोग करते हैं। लोग इलेक्शन में जीत हार की बात करते हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की बात इस देश में बहुत कम लोगों ने की है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन अंग्रेज भारत छोड़ने के बाद कौन सा भारत हमारे लिए बनेगा, उस पर बात बहुत कम लोगों ने की थी इस देश में। तो शायद ये अच्छी एक मुहिम है कि कम से कम व्यवस्था की बात हो रही है कि हमें कौन सी व्यवस्था चाहिए। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को थोड़ा सचेत रहना है, इस देश को सचेत रहना है, जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको सचेत रहना है, क्योंकि ये बहुत आसान होता है किसी भी सिरफिरे के लिए, किसी भी गोडसे जैसे व्यक्ति के लिए जिसको हत्या में विश्वास रहता हो, कि अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो मैं जाके आपको मार दूंगा। तो सिर्फ यही है कि सचेत रहिए, और राहुल गांधी के प्रयासों को जो भी हो रहा है, वो जो भी चाहते हैं, कम से कम वो अपने उसमें कामयाब हो सकता है हमको और आपके को उससे अलग लगता हो, लेकिन कम से कम ऐसा प्रयास तो सार्थक होना ही चाहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।